हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ऑल इन वन में। आज की हमारी क्लास उत्तराखंड टेट प्रीवियस ईयर 2022 की लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड हिंदी की होने वाली है। ठीक है, अगर आप क्लास में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें एंड एक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आइए आज हम क्लास हिंदी की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? लैंग्वेज फर्स्ट है, ये प्रथम भाषा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पद्यांश को पढ़ते हैं। क्या क्या दिया गया है? पद्यांश में दिया गया है, काहे को रोकत मारव सूधो, सुनो मधु निर्गुण कंटक ते राजपथ क्यों रूध हो, मैं तुम सिखाओ पठाए कुब्जा, कई श्यामगन जुध हो, वेद पुराण स्मृति सब ढूंढो, जुगतिन जोग कहूँ धो, ताको कहा परेखो कीजे, जानत छाछ न दूध हो, सुरमुर अक्र गए ले ब्याज निवेरत ऊधो। ठीक है, तो ये पद्यांश दिया गया है, आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया, गोपियों ने राजपथ किसे कहा है? ठीक है, निर्गोपासना, सगुणोपासना, वैदिक मार्ग या सूफी मार्ग? तो गोपियों ने जो है राजपथ किसे कहा है? वो कहा है सगुणोपासना को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सुनो मदप निर्गो कंटक ते राजपथ क्यों रूधो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 32 है। इसमें पूछा गया रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या भावना, कौन सा अलंकार है? तो वो है रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, उपरोक्त पद में गोपियों का कुब्जा के प्रति कैसा भाव है? घृणा, उपेक्षा, असूया या तिरस्कार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असूया भाव है। माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, गोपियों से ब्याज कौन वसूल रहा है? कृष्ण, कुब्जा, अक्रूर या उद्धव? आपने पद्यांश पढ़ा है, उसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन है? उद्धव जो है वो गोपियों से ब्याज वसूल रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूछा गया गोपियों को निर्गुण मार्ग क्यों पसंद नहीं है? वेद और पुराण में निर्गुण मार्ग का उल्लेख नहीं है। निर्गुण पथ ईश्वर प्राप्ति की बात में बाधा बनता है। निर्गुण पथ प्रेम से गोपियों को विमुख करता है। निर्गुण पथ उद्धव और कुब्जा को पसंद है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी, निर्गुण पथ कृष्ण प्रेम से गोपियों को विमुख करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिया गया मातृभाषा का उद्देश्य नहीं है। नहीं का ध्यान रखना कि क्या नहीं है? वैज्ञानिक चेतना का विकास, भाषिक तत्वों का ज्ञान, भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति, वचन कार्यों के विभिन्न रूपों का ज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या नहीं है? वैज्ञानिक चेतना का विकास। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन मातृभाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? आपको बताना है। तो किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन या चॉम्स्की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चॉम्स्की पद्धति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा गया गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है? वाचन मुद्रा, आत्मीकरण, विचार निर्माण या उत्प्रेरणात्मक उपक्रम? तो आपको बताना है कि 38 का सही आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा आत्मीकरण। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछा गया पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। कौरवी, अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली? कौन सी नहीं है? तो वो नहीं है अवधी। 39 का बी आंसर ठीक हो जाएगा आपका। राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से वाक्य में उपादान लक्षणा है। लाल पगड़ी के आते ही वह 9-2-11 हो गया, वह पढ़ाने में बहुत कुशल है, वह मुखचंद्र है, तुम्हारे मुंह से मूर्खता छलकती है। तो बताना है कि उपादान लक्षणा कौन से वाक्य में दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लाल पगड़ी के आते ही वह 9-2-11 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, कहा गया शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे? वाक्य में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, विशेषोक्ति, असंगति, विभावना? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, विभावना अलंकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कहा गया सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन वर्षो व्यग्र उदग्र जग जननी के अग्रस्तन वर्षो? उपयुक्त वाक्य में कौन सा दोष है? तो आपको दोष बताना है। ग्राम्यत्व, निरर्थकत्व, अपोष्टत्व या श्रुति कटोत्व? तो आपको बताना कौन सा दोष है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, श्रुति कटोत्व जो दोष है। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया गया है, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी द्रव जलधार? वाक्य में कौन सा छंद है? दोहा, सोहटा, बरवे
उल्लाला। तो आपको बताना है 43 का सही आंसर आ जाएगा आपका 92। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पूछा गया मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं कि सारे मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुभाव। दिया गया व्याकरण शब्द की सही व्युत्पत्ति क्या है, आपको बताना है। तो व्याकरण की सही व्युत्पत्ति हो जाएगी बी धन आ धन क्र धन ल्यूट, इसमें व्याकरण में ल्यूट प्रत्यय होता है। ठीक है, रा वर्ण है, आपको बताना कि रा कैसा वर्ण है। ठीक है, तो ये मूर्धन्य अल्पप्राण सघोष और अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है। जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है उसके लिए क्या कहेंगे, वामपंथी, वाम मार्गी, सभ्यसाची या कापालिक, तो उसको कहते हैं सभ्यसाची। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है, नाहर, कुंजर, केसरी या केहरी। तो आपको बताना कि शेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो वो कुंजर नहीं है, बाकी तीनों शेर के पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है चित्वारिंशत् का तद्भव रूप है, आपको बता 43, 33, 41 या 39। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है। दिया गया इतनी सी जान गज भर की जुबान मुहावरे का क्या तात्पर्य है। तो आपको बताना औकात से बाहर जाकर दावा करना, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बोलना, उम्र कम और बुद्धि अधिक, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बोलना। क्वेश्चन नंबर 51 है। भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो 51 को होगा भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, भाषा अर्जन अनुकरण द्वारा होता है, भाषा अर्जन सहज अस्वाभाविक नहीं होता है, सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन को प्रभावित नहीं करती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को 52 से 56 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो आइए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। पहले गद्यांश में दिया गया यदि आज भारतीय मनीषा इतिहास और अतीत के दो मृत खंडों में विभाजित दिखाई देती है तो हमें इसका उदाहरण सीधा परिश्रम के उस अह केंद्रित इतिहास बोध में दिखाई देगा कि जो पिछले 200 वर्षों में भारतीय मनुष्य को उसके अतीत और परंपरा से उन्मूलित किया है। कितना बड़ा व्यंग है कि जिन यूरोपीय इतिहासकारों और पुरातत्व के पंडितों ने अपने अनुवादों, खोजों और खुदाइयों से भारतवासी की अपनी विशिष्ट परंपरा से परिचित कराया, उसी सभ्यता ने उस सामाजिक संरचना के वस्तुजाल को, तंतुजाल को भी नष्ट किया जिसमें मनुष्य अपनी परंपरा को सांस लेता था, अपने जीवन, अपने पावन अतीत को अपने वर्तमान में जीता था। किसी जाति के मिथक और विश्वास उनकी जीवन प्रणाली उसके आत्म संसार से जुड़कर ही जीवन तो पाते थे। एक ही अभिव्यक्ति दूसरों के द्वारा होती थी। मनुष्य जीने की प्रक्रिया में अपने विश्वासों को उन्नत करता था और विश्वासों के द्वारा जीने की प्रणाली मर्यादित करता था। ऐसी संस्कृति के इतिहास का समय एक अछूते धागे में परंपरा में कालातीत बोध से जुड़ा होता है। मनुष्य एक साथ दो काल प्रदेशों में जीता है और ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के समानांतर भी नहीं है, दोनों एक दूसरे से उलझे हैं। इस अलगाव में ही जाति की आत्मा अपना आकार ग्रहण करती है। पश्चिम के इतिहास बोध में इस आत्मा के तंतुजाल को छिन्न भिन्न कर दिया, उसे दो फाकों में खंडित कर दिया। मनुष्य का मिथक संसार और जीवन प्रणाली दो मृत कटघरों में विभाजित हो गए। न्यायपाल ने भारतीय संस्कृति को घायल संस्कृति माना है। ठीक है, आइए गद्यांश का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा गया है भारतीय मनीषा के विभाजित होने का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, तो ये क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पश्चिम में अहम केंद्रित इतिहास बोध का वर्चस्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है। इसमें कहा गया मिथक का महत्व है मानव जाति के बोध का इतिहास बने रहने में, अपने भीतर उपस्थित अर्थ को विकसित करने में, मानव जाति के ज्ञान को विकसित करते रहने में, संबंधित जाति के आत्मीय संसार को जीवित रखने में। ठीक है, तो आपको बताना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। दिए गया न्यायपाल ने भारतीय संस्कृति को घायल संस्कृति क्यों कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी इतिहास बोध के प्रभाव में अपनी परंपरा से कट जाने के कारण। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया पश्चिमी इतिहास बोध की मुख्य समस्या क्या है। उसमें भौतिकता के प्रति अतिरंजित आकर्षक है, वह पश्चिमी जीवन का बोध तक सीमित है, वह वायवीय है, उसमें मनुष्य के मन को छिन्न भिन्न कर दिया। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वह पश्चिमी जीवन बोध तक सीमित है। क्वेश्चन नंबर 56 है। भारतीय चिंतन की विशेषता नहीं है, आपको बताना कि भारतीय चिंतन की विशेषता कौन सी नहीं है। तो स्वकेंद्रित इतिहास का बोध।
क्वेश्चन नंबर 57 है, कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है? भरवे रामायण, पार्वती मंगल, रामलला नछू या बैराग संदीपनी? तो आपको बताना है कौन सी है, तो वो है बैराग संदीपनी। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? ठीक है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, हिंदी शिक्षण में उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का मुख्य कारण निम्न में से कौन है? तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। दिया वर्ण के उच्चारण का सही ज्ञान न होना, सटीक उच्चारण अभ्यास न होना। ठीक है, अशुद्धियों का मुख्य कारण पूछा तो स्थानीय बोलियों का प्रभाव, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपको बताना कौन सा निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो वो क्या नहीं है? मार्ग एवं लालित्यपूर्ण स्थलों की पहचान करना। ठीक है, तो ये थे हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चन। आइए अब हम देखते हैं हिंदी लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन। ठीक है, भाषा द्वितीय हिंदी के हम 30 क्वेश्चनों को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 61 से 60 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं। माफ कीजिएगा। भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्ट एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकती। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही है, भावदासता की रोशनी है, निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्द निर्माण करने लग जाए तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजों का नहीं। यदि उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को यदि इस्लाम धर्म को ज्ञापित करने वाले शब्द समझकर हिंदी वाले त्यागना आरंभ कर दें तो इन्हीं हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी लगेगी। भाषा का नवीनीकरण यदि कुछ पंडितों एवं आचार्यों की दिमागी कसरती बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होगी। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग किया न जाए तो उसके पीछे का उद्देश्य ही कुठाराघात होगा। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम हैं, श्रव्य, दृश्य, विधान, वैज्ञानिक साहित्य आदि। भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा कथा साहित्य नहीं के बराबर नहीं है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 61 नंबर, भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? आपने पढ़ाई है तो इसमें अभिव्यक्ति की स्पष्टता भाषा की मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, पूछा गया नए शब्द निर्माण में ध्यान रखने योग्य मुख्य बात क्या है? तो आपको बताना है ये क्या होगी, भाषाई पूर्वाग्रह का त्याग। क्वेश्चन नंबर 63 है, भाषा का सीधा संबंध किससे है? लेखन से, श्रव्य रस विधान से, कथा साहित्य से, जनता से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 है, पूछा गया वैज्ञानिक कथा साहित्य की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या होगा कि पाठकों को नए वैज्ञानिक शब्दों का बोध कराना। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? अनुकरण, डिंग डोंग, वाव वाव या कहानी कथन? तो आपको बताना है कौन सा सिद्धांत भाषा उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका कहानी कथन सिद्धांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 है, पूछा गया इनमें से विवृत वर्ण है। आपको बताना है आ ई उ, इनमें से कौन सा विवृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आ, ये विवृत वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अंतस्थ व्यंजनों का समूह पूछा गया है। ठीक है, तो वो आपको सबको ज़्यादातर लोगों को पता होगा अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला, बा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सा वर्ण युग्म अल्प प्राण नहीं है? ठीक है, तो आपको पता होगा महाप्राण जो होते हैं वो दूसरा चौथा वर्ड होता है। अल्प प्राण कौन से होते हैं? वो पहला, तीसरा, माफ कीजिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, ये अल्प प्राण होते हैं। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कि कौन सा युग्म अल्प प्राण नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका खा और गा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, आपका जीवन उज्जवल हो किस प्रकार का वाक्य है? तो आपको बताना है कि संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक, आज्ञावाचक या संदेहवाचक? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, आपका जीवन उज्जवल हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, इसमें दिया है कौन सी रचना आदिकाल से संबंधित है? पृथ्वीराज रासो, साकेत, वैदेही वनवास या पद्मावत?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मावत जो है वो रचना आदिकाल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 71 है, नीचे दिए गए विकल्पों में 3 मुहावरे तथा एक लोकोक्ति है, लोकोक्ति वाले विकल्प को चुनिए। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, 3 बेर कर 3 तेरा कर देना, खुशी के लिए दिए जलाना, आसमान के तारे तोड़ना। ठीक है, तो आपको बताना है कि लोकोक्ति कौन सी है। 3 मुहावरे और एक लोकोक्ति है, लोकोक्ति को अलग करना है। तो 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, भाषा की लिखित आकृति कहलाती है वर्तनी, ध्वनि, भाव या लिपि। तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, क्या कहलाती है, लिपि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, उदय शंकर या राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक जो मोहन राकेश हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, पूछा गया इनमें से कौन से रचनाकार सबसे बाद के काल के हैं। आपको बताना है मलिक मोहम्मद जायसी, मतीराम, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या चंद्रबरदाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस महाकाव्य में सर्गों का नाम इड़ा, श्रद्धा, लज्जा आदि है। आपको बताना है कौन सा महाकाव्य है जिसमें सर्गों का नाम या श्रद्धा, लज्जा आदि है। तो वो कौन सा है, कामायनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, पूछा गया है निम्न छंद में प्रथम और द्वितीय पद में मात्राओं की संख्या है। सोहत ओढ़े पीठ पद, श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर, आतप पढ़ियो प्रभात। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 मात्रा है। क्वेश्चन नंबर 77 है, पूछा गया है श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सा उपचारात्मक उपाय सही नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी, शिक्षक को चाहिए कि वह लंबे लंबे वाक्यों का पाठ कराते जाए। नहीं पूछा तो ये सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है वक्ता के कथन को सुनकर लिखने को कहते हैं, लिखने को क्या कहते हैं, श्रुतलेख, अभिलेख, अनुलेख या सुलेख। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ए, श्रुतलेख, सुनकर लिखने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्याकरण शिक्षण में उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के नियमों, परिभाषाओं, व्यवस्थाओं को समझाया जाता है, यह विधि कहलाएगी। 79 का बी हो जाएगा ऑप्शन, आगमन विधि। ठीक है, इसमें उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं उसको आगमन विधि, और जिसमें नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं वो निगमन विधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है, क्वेश्चन नंबर 80 में दिया गया निम्न में से कौन सी विधा हिंदी साहित्य में स्मारक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। तो आपको बताना है स्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा या निबंध। तो स्मारक साहित्य के अंतर्गत कौन नहीं आता, वो नहीं आता है निबंध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, रजनी शब्द में संधि होगी, आपको बताना कौन सी संधि होगी, गुण संधि, यड़, दीर्घ या वृद्धि संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजनी में दीर्घ संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस वाक्य में संबंध कारक है, राहुल ने मेज पर घड़ी रखी है, यह सामान मेरा है, साहब ने कर्मचारी को निर्देश दिए, बच्चों के लिए कुछ ले लो। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा यह सामान मेरा है, इसमें संबंध कारक है। आगे दिया निम्नलिखित पदांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 83 से 86 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। भारत में समय समय पर ईरानी, यूनानी, शक, कुषाण, हुक, अरब, तुर्क, मंगोल आदि जातियाँ आई, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने विकास की प्रक्रिया में इन सभी को आत्मसात कर लिया और उनके अच्छे गुणों का ग्रहण करके उन्हें अपने रंग रूप में ऐसा ढाला कि वे आज भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। भारत ने सभी विचार, आचार, व्यवहार स्वीकार कर लिए और उसकी दृष्टि में समाज उपयोगी थे। अच्छे विचारों को ग्रहण करने में भारतीय संस्कृति ने कभी परहेज नहीं किया। विधि संस्कृति को बचाकर उन्हें एक सामाजिक रूप देना ही भारतीय संस्कृति का कालजयी होने का कारण। अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानवता का सागर कहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा गया है कि भारतीय संस्कृति में घुल मिलकर कौन हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक, हूण, मंगोल, ये सभी हैं। ठीक है, अभी गद्यांश में आपने पढ़ा था ऊपर। क्वेश्चन नंबर 84 है, पूछा गया भारत के किन विचारों, व्यवहारों को स्वीकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो समावेशी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है। 85 में कहा गया है भारतीय संस्कृति को इसलिए कालजयी कहा है
क्योंकि उसने विविध संस्कृतियों का एक समन्वित रूप बनाया, क्योंकि उसने अपनी संस्कृति में किसी को समाहित नहीं होने दिया, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक नवीन संस्कृति है, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक निर्धारित कालखंड तक सीमित है। तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि उसने विविध संस्कृतियों का एक समन्वित रूप बनाया है। क्वेश्चन नंबर 86 है। क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया है कि महामानवता के सागर के लिए दूसरा उपयुक्त शब्द समूह कौन सा है? मानवता का महासफर, मानवता का महासिंधु, महाक्षितिज या महाभारत? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा मानवता का महासिंधु। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें पूछा गया अलंकार संप्रदाय भामा ने लिखी है, रस संप्रदाय भरत मुनि, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन या वक्रोक्ति सिद्धांत दंडी ने? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नहीं कौन सा, गलत कौन सा? वक्रोक्ति सिद्धांत दंडी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 है। पूछा गया अर्धविराम चिन्ह बताइए। तो अर्धविराम चिन्ह क्या होगा आपको बताना है। तो अर्धविराम चिन्ह का आपको ने सबने पढ़ा ही होगा। ये जो है ऑप्शन ए वाला अर्धविराम चिन्ह होता है, ठीक है। ये विस्मयादिबोधक है, ये अल्प विराम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 89। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकर शब्द की श्रेणी में आता है? बमवर्षा, रामावतार, कृष्णार्जुन, अनापशनाम? तो 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बमवर्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इस पंक्ति में उपरोक्त अलंकार है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपयुक्त अलंकार है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, बी, ठीक है, रूपक अलंकार। तो ये थे आपके उत्तराखंड टेट प्रीवियस ईयर 2022 के हिंदी लैंग्वेज के लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के 30 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आज आपने डिस्कशन करे हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।